जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा, सर्प दोष के बारे में। ये इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका संदर्भ जो है वो हमारी संतान से होता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, कोई फाइनेंसिस के बारे में, संतान के बारे में, मैरिज के बारे में, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और अवश्य कहना चाहता हूँ कि देखिए, इम्पॉर्टेंट है कि जीवन में अगर दशाएं, अगर आपको लगता है कि पत्रिका में सही नहीं चल रही हैं, या जीवन में कुछ अगर इस प्रकार की चीज़ें घटित हो रही हैं जिसको आप पार पाने में नॉर्मली सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ इम्पॉर्टेंट आपको लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, तो बाद में किसी प्रकार की कंसल्टेशंस लेने से अच्छा है कि पहले कंसल्टेशंस ले ली जाएं, स्थिति को, काल को पढ़ लिया जाए, कोशिश कर ली जाए, कुछ बेटरमेंट अगर हो जाए तो इसलिए कंसल्टेशंस ले लेना समय पे बहुत उपयुक्त होता है। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, जिनको वास्तु सीखना है, वो अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे कॉल करके कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं, फीस के बारे में, अवधि के बारे में पता कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, पढ़ना हो अगर आपको ज्योतिष। और ज्योतिष, जैसे मैं भी कहता हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन को बेटर अंडरस्टैंड करने में हमारी सहायता करती है। ये नहीं है कि हम इसको प्रोफेशन बनाएं या हमको ये करना नहीं, हमको एक अपनी चीज़ों को समझने में, अपनी लाइफ को समझने में, हम अपने एनवायरनमेंट को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो बहुत अच्छा रहता है ज्योतिष पढ़ना, और ये हमारे शास्त्रों का, हमारे वेद पुराणों का एक अंग भी है। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले मैं ये एक बात ये क्लियर कर दूं कि काल सर्प दोष और सर्प दोष दोनों भिन्न हैं। और दूसरी बात, काल सर्प दोष कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ भ्रामकता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। इसलिए कृपा करके किसी भी इस तरीके की झूठी या इस तरीके की बातों में मत आएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पराशर ऋषि ने, भृगु ऋषि ने कहीं पे भी काल सर्प दोष के बारे में कोई उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। प्लैनेट्स का एक लाइन में बैठ जाना, अलाइन होके, राहु और केतु का एक तरीके से उनके साथ बैठे होना या उनके अक्ष में बैठे होना, सारी चीज़ें ये देखिए दूसरा संदर्भ बताती है, जिसकी वजह से कई बार कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं और कुछ परेशानियाँ भी हो सकती हैं। कि भाई, जब प्लैनेट एक तरफ एक ही साथ सब बैठे होंगे तो बट नेचुरल है, एक तरफ एनर्जी चली जाएगी हर तरीके की, तो या तो वो बहुत पॉजिटिव होगी या बहुत नेगेटिव हो सकती है। या तो आप संभाल पाएंगे या आप नहीं संभाल पाएंगे। तो उसको काल सर्प दोष का नाम दे देना बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर्प दोष का उल्लेख हमारे जो है शास्त्रों में अवश्य दिया गया है, और सर्प दोष का जो इफेक्ट है वो ज़्यादातर 90% जो है संतान के ऊपर देखने को आता है, और 10% कहीं कहीं वेल्थ के ऊपर भी देखने को आता है। और देखिए, ये बहुत तर्क संगत भी है। क्योंकि सर्प जो है वेल्थ से भी कनेक्टेड है। हर चीज़ में अगर हम लोग देखेंगे तो संतान के ऊपर और वेल्थ के ऊपर इसका असर ज़रूर पड़ता है। अब ये सर्प दोष पत्रिका में हम देखें कैसे,
देखिए 3-4 पॉइंट्स हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, फिर उन चीज़ों को तौल लीजिएगा अपनी पत्रिका में कि हाँ भाई ये करेक्ट बन रही है सिचुएशन कि नहीं, तब किसी नतीजे पे पहुंचिएगा। देखिए राहु का पत्रिका में बाधक स्थान में बैठना ये सर्प दोष को एक प्रकार से निर्मित करता है या एक्टिवेट करता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बाधक स्थान क्या होता है। चर लगन वालों के लिए बाधक स्थान 11th हाउस होता है। स्थायी लगन या स्थिर लगन वालों के लिए जो बाधक स्थान है वो 9th हाउस होता है, और द्विस्वभाव राशियों के लिए जो बाधक स्थान है वो 7th हाउस होता है। उदाहरण के तौर पे मेष राशि में बाधक स्थान बनेगा 11th हाउस यानी कि कुंभ राशि। वृष राशि में बाधक स्थान बनेगा 9th हाउस यानी कि मकर राशि, और मिथुन राशि में बाधक स्थान बनेगा उसके सामने का धनु राशि। इसी तरीके से फिर जब कर्क राशि को आप लेंगे तो फिर आप जो 11th हाउस है वहाँ का फिर वो बाधक हो जाएगा। तो इस तरीके 12 राशियाँ जो हैं, जो हम लोग चर, स्थिर और द्विस्वभाव के रूप में आंकते हैं, बाधक स्थान का आपको पता चल जाएगा। अब आपकी जन्म कुंडली में राहु महाराज का बाधक स्थान पे बैठा होना, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि राहु देव का बाधक लॉर्ड के साथ बैठा होना। अब जैसे पत्रिका में आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग मेष लगन की बात करते हैं तो वहां का जो बाधक स्थान है वो हो गया 11th हाउस या कुंभ राशि। अब या तो राहु महाराज वहां पे बैठे होंगे तो सर्प दोष को निर्मित करेंगे। दूसरा, अब अगर वहां पे शनि महाराज भी बैठे हुए हैं जो स्वयं बाधक लॉर्ड हैं, तब तो आप ये समझ लीजिए कि एक क्वालिटी का सर्प दोष बन जाएगा, क्योंकि बाधक घर भी हो गया, बाधक लॉर्ड के साथ भी बैठे हुए हैं। लेकिन अगर राहु जो है बाधक लॉर्ड के साथ पत्रिका में कहीं पे भी बैठेंगे तो भी सर्प दोष निर्मित करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है कि राहु महाराज अगर पत्रिका में गुलिक के साथ बैठे हुए हैं। अब ये गुलिक जो है कौन सी बला है? देखिए गुलिक जो है उपछाया ग्रह है। हमारी पत्रिका में उपछाया ग्रह होते हैं जिनका अस्तित्व राहु और केतु की ही तरह नहीं होता है, उनकी बॉडी नहीं होती है, परंतु वो हमारे जीवन पे असर अवश्य डालते हैं। उन्हीं में से देखिए ये गुलिक होता है जो सैटर्न का ही पार्ट माना जाता है। तो ये टाइमिंग्स होते हैं सारे ग्रहों की, जैसे चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, सबका अपना एक दिन में टाइमिंग्स होते हैं। और उसी टाइमिंग में से आप ये समझ लीजिए उपछाया जो ग्रह होते हैं वो निर्मित होते हैं, और सैटर्न से जो निर्मित होता है, जो टाइम बचा हुआ है, उसको गुलिक कहते हैं। और ये बहुत कष्टदायी आप कह सकते हैं कि उपछाया ग्रहों में से जो है ये ग्रह है। और अब पत्रिका में देखिए मैंने आपको बताया है कि बहुत सरल है आपकी पत्रिका में देखना इसको, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं आप उपछाया ग्रहों में जाएंगे, वहां देखेंगे गुलिक आपकी पत्रिका में कौन से घर में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, थर्ड में, ये साफ वहां पे जीके करके रिप्रेजेंट होगा, तो वो गुलिक होता है। गुलिक आप देख लीजिए कहीं वो बाधक स्थान में ना बैठा हो, राहु के साथ ना बैठा हो। गुलिक के ऊपर मैं अवश्य एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसका बताते हुए कि उसका जीवन पे हमारे क्या प्रभाव पड़ता है। बस इतना बता सकता हूँ इस समय इस वीडियो के मध्य में कि गुलिक जो है एक तरीके से हमारी परेशानियों को बढ़ाने वाला है, हमारे कष्टों को बढ़ाने वाला है, हमारे लिए और ऑब्स्ट्रक्शंस देने वाला है। ये मान के चल लीजिए कि किसी की पत्रिका में अगर शनि और केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं और गुलिक भी फर्स्ट हाउस में बैठ गया,
तो एक तरीके से मान लीजिए कि बड़ा कठिन परिस्थिति हो गई। ये नेगेटिव अगर आप पॉइंट देंगे फर्स्ट हाउस में शनि और केतु को बैठने का, तो यहाँ पे 3 नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब शनि, केतु और गुलिक अगर किसी की पत्रिका में बैठ जाते। ये सिर्फ मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, तो टफ से टफर होता चला जाता है कंडीशन। गुलिक जो है उसके पास पूरी क्षमता होती है हर प्रकार का अवरोध, बाधा, कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट तक देने के लिए। तो अगर पत्रिका में राहु गुलिक के साथ बैठा हुआ है और बाधक स्थान में बैठा हुआ है या बाधक स्थान के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो भी आप मान लीजिए ये बहुत हैवी या हाई ग्रेड का सर्प दोष बनाते हैं। चौथा एक और पॉइंट है कि देखिए पत्रिका में अगर राहु देव जो हैं वो सूर्य या चंद्रमा के साथ पत्रिका में बैठे हुए हैं और बाधक स्थान का स्वामी उनके साथ बैठा हुआ है, तो एक ये उसका भाग हो गया। दूसरा, इसी के साथ साथ अगर पत्रिका में बृहस्पति महाराज छठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, तब ये मान लीजिए बहुत कठिन परिस्थिति शो करता है या हैवी कर्माज डिनोट करता है संतान के रूप में। फिर से मैं आपको चौथा पॉइंट बता दे रहा हूं कि अगर राहु महाराज सूर्य या चंद्रमा के साथ बाधक स्थान में बैठे हुए हैं और इसी के साथ साथ अगर बृहस्पति पत्रिका में छठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तो भी ये एक फर्स्ट रेट आप कह सकते हैं कि सर्प दोष निर्मित करता है, जो बहुत कठिन होता है, बहुत दुष्कर होता है। अच्छा, एक बात अब मैं आपको, देखिए ये चारों पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि सर्प दोष आपकी पत्रिका में निर्मित हो रहा है। अब 5वां एक पॉइंट इसके साथ का और है जो आपको बताएगा कि इसकी इंटेंसिटी कहां तक जा सकती है। अब इसके साथ 5वां पॉइंट क्या है कि आपकी पत्रिका में मान लिया सर्प दोष निर्मित हो रहा है और इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपकी पत्रिका का 5वें स्थान का स्वामी अगर छठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठा हुआ है या इसी बाधक स्थान में इसी राहु के साथ बैठा हुआ है, तब स्थिति और दुष्कर या गंभीर हो जाती है। ऐसे केस में उपाय उसका बहुत आवश्यक है। ये सर्प योग करता क्या है? कहीं कहीं संतान उत्पत्ति में बहुत प्रॉब्लम दे देता है, कहीं कहीं संतान होती ही नहीं है, कहीं कहीं संतान होने के बाद मृत्यु तुल्य कष्ट होता है संतान को। कहीं कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि संतान जन्म लेने के बाद कुछ ऐसा समय बीच में खराब आए जो यही पीरियड्स दर्शाएंगे, जैसे राहु या बाधक स्थान का लॉर्ड, ये जब इनके पीरियड आएंगे जो सर्प दोष निर्मित कर रहे हैं, तो ऐसे पीरियड में संतान की हानि भी बताई गई है शास्त्रों में कि ऐसे समय में हानि भी हो जाती है, या वो अपने करियर में, प्रोफेशनल में अच्छा ना कर पाए, उनका जीवन सुचारू रूप से ना चल पाए, या संतान अच्छे कुल में पैदा होने के बाद भी संस्कारहीन हो जाए, गलत रास्तों पे चली जाए। ये भी देखिए सर्प दोष के कारण पत्रिका में हो सकता है। उसका निवारण, उसका उपचार, उपाय बहुत आवश्यक है। देखिए उपचार में जो है आप पशुपति नाथ की पूजा कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, कवच का पाठ कर सकते हैं, अष्टमी वाले दिन व्रत कर सकते हैं। जो महीने में अष्टमी आती है, कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है खास करके, उस दिन व्रत कर सकते हैं। नाग पंचमी वाले दिन जो है आप रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं, मृत्युंजय का पाठ करा सकते हैं नाग पंचमी वाले दिन, जो हर वर्ष पड़ता है, जिसको करवाने से ये बाधा दूर होती है
मुक्त होती है, संतान के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं। कई बार पत्रिका में जो है इस प्रकार के दोष बनते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है और हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे साथ घटित। अवश्य देख लेना चाहिए, उसका उपचार और निवारण अवश्य कर लेना चाहिए समय से, जो मैंने आपको बताया है। देखिए, इसके उपचार और निवारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे पशुपतिनाथ जी की पूजा करना है, अष्टमी का व्रत करना है, या नाग पंचमी वाले दिन रुद्र अभिषेक या मृत्युंजय का पाठ करना है, ये इससे बहुत हद तक की ये दोष खत्म होता है। वैसे विधान है इसका कि शिव जी के मंदिर में चांदी का जो है दान करना, यथाशक्ति जितनी आप कर पाएं, या यहाँ तक कि उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को या शिव जी के मंदिर में जितना भी आपके संतान का वेट है उसके बराबर आपको दान करना चाहिए। अब आज के समय में आप उसका संदर्भ देखिए, चांदी से ना लेके चावल से भी ले सकते हैं, चीनी से भी ले सकते हैं, जितनी सफ़ेद वस्तुएं हैं उसके दान करने से भी आपको ये लाभ प्राप्त होगा। और अगर वो आप हर साल करते रहेंगे उनके वजन के बराबर, तो बहुत सुंदर आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे और इस दोष से वो मुक्त भी होंगे और आप भी मुक्त होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। कोई भी प्रश्न पूछना हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। जय श्री कृष्ण।